और 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव संपन्न होने के साथ अब इस बात को लेकर कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि कहां पर किसकी सरकार बनेगी। तो जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल जो अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो असम में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से वापसी के संकेत दिखा रहा है। असम की अगर बात करें तो जी मीडिया का जो एआई एग्जिट पोल है 126 विधानसभा सीटों में से 80 से 86 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 29 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जो अन्य पार्टियां हैं उनको 8 से 13 सीटें मिल सकती हैं। ये आंकड़े आपको हम बता रहे हैं असम की, जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी दिखाई दे रही है। जी मीडिया का ये एआई एग्जिट पोल है, इसमें 126 विधानसभा सीटों में से 80 से 86 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 29 से 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, जबकि अन्य पार्टियां और जो निर्दलीय हैं उनको 8 से 13 सीटें मिल सकती हैं। ये देखिए जी मीडिया का जो एआई एग्जिट पोल है, असम में सीटें कितनी हैं? 126, बीजेपी को मिल रही हैं 80 से 86 सीटें, कांग्रेस और गठबंधन को 29 से 35 सीटें और जो अदर्स हैं उनको 8 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। और चलिए एक और राज्य का रुख कर लेते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो जी मीडिया के एग्जिट पोल में एक बार फिर से डीएमके और गठबंधन की वापसी होती नजर आ रही है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। 140 से 162 सीटें मिलती हुई डीएमके को दिख रही है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी एआईडीएमके को 52 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है। ये देखिए तमिलनाडु विधानसभा का गणित है, कुल सीटें 234 है। डीएमके और गठबंधन को 140 से 162 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एआईडीएमके को 52 से 74 सीटें और अदर्स के खाते में 13 से 33 सीटें जाने का अनुमान है। ये तमिलनाडु का एग्जिट पोल है। और सबसे चर्चित राज्य पश्चिम बंगाल की भी हम बात करते हैं। ये तो तमिलनाडु का आंकड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जी मीडिया का जो एआई एग्जिट पोल है वो पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। बीजेपी को 144 से 160 सीटें मिल सकती हैं। वही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को 129 से 145 सीटें, यानी मुकाबला यहां पर कड़ा है। बंगाल विधानसभा में सीटों का गणित भी देख लीजिए, 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को 129 से 145 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 144 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का खाता पश्चिम बंगाल में खुलता हुआ नहीं दिख रहा, जबकि जो निर्दलीय या अदर्स हैं उनके खाते में 1 से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन 294 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के बाद हम रुख करते हैं केरलम का, दक्षिण भारत का सबसे आखिरी राज्य, जहां पर जी मीडिया का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि एक बार फिर से यूडीएफ की सरकार बन सकती है। हालांकि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कांटे की लड़ाई नजर आ रही है, जैसा बंगाल में दिख रहा है। यूडीएफ को 63 से 74 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एलडीएफ को 58 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। केरलम वो राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सबसे ज्यादा वक्त केरलम में ही बिताया है। राहुल गांधी यहां से सांसद रह चुके हैं, प्रियंका गांधी अभी वहां की सांसद हैं। और वहां की अगर बात करें, केरलम की बात करें तो यूडीएफ एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। चलिए केरलम की बात कर लेते हैं एक और राज्य की, पुडुचेरी। छोटा राज्य है, लेकिन जी मीडिया का जो एआई एग्जिट पोल है वो पुडुचेरी के बारे में बता रहा है कि यहां पर एनडीए को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। यानी पुडुचेरी में एनडीए
सरकार बना सकती हैं। 30 विधानसभा सीटें पुडुचेरी में है, जिसमें एनडीए के हिस्से में 14 से 18 सीटें दिख रही है। कांग्रेस प्लस गठबंधन को 7 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं और अदर्स के हिस्से में 2 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये पुडुचेरी का हिसाब किताब है। तो देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा इन 5 राज्यों की अगर हम बात करें, हालांकि हर राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन और इसमें भी देखिए विशेष तौर पर जिस राज्य की सबसे ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखा रही है। हालांकि जो अंक गणित है, कुल 294 सीटें हैं, 148 का बहुमत है और पश्चिम बंगाल में लड़ाई हालांकि कांटे की है और उस कांटे के मुकाबले में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और ये महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल इसलिए भी है क्योंकि आप इस भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो बीजेपी के 2 शिखर पुरुष हैं, जिनके विचार को भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं, जिनके विचारों पर पहले जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शुरू हुई, जो पहले पितृपुरुष हैं इनके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी ये जन्मभूमि है। और जिस शख्स के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उस पितृपुरुष के राज्य में भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बना नहीं पाई है। तो बीजेपी की हमेशा से ख्वाहिश रही है, जनसंघ के वक्त से ही, जनसंघ और उसके बाद बीजेपी जब बनी, कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बने। पिछले बार जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था, 2 या 3 सीटें उनकी थी, वहां से वो 72 प्लस सीटों तक पहुंचे थे और मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई थी। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल पश्चिम बंगाल में जमकर मेहनत किया है, खूब परिश्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो पश्चिम बंगाल का जो नतीजा है वो बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे और सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। और मृगेंद्र चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले शुभेंदु जी, आपसे शुरू करूंगा। एग्जिट पोल अंतिम रिपोर्ट होती नहीं है। अंतिम रिपोर्ट 4 तारीख को पता चलेगा, जब ईवीएम खुलेगा और आंकड़े आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वक्त एक दिशा एग्जिट पोल ज़रूर दिखा देता है। और जैसा मैंने कहा, आपने सुना भी होगा, सारे राज्यों के नतीजे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ राज्य कुछ पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और सेम विथ भारतीय जनता पार्टी, जिसके आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शिखर पुरुष, जो एक शख्स जिनके विचारों से ये पार्टी आज इतनी बड़ी हुई है, उनके राज्य में बीजेपी ने अपना फुटप्रिंट अभी तक साबित नहीं कर पाया, जनसंघ और अब बीजेपी। तो वहां पर पहली बार आपकी सरकार बनती दिख रही है। सर, ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं, अगर मैंने 7-8 एग्जिट पोल देखा, उसमें 1-2 को छोड़ दें तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि बीजेपी वहां सरकार बना रही है। मुकाबला है, लेकिन बीजेपी सरकार बना रही है। धर्मराज जी, आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक इसको देख रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार। आज दिल्ली में मेयर बन गया, उसके लिए बधाई दे दीजिए हमको। अरे हाँ, मैं भूल गया था, ये बड़ा चुनाव था ना, तो छोटा चुनाव भूल गया। नजर ठीक है। कल 15 की 15 गुजरात के जो नगर निगम में मेयर बन गया आपका। नगर निगम में सभी जगह पर 15 के 15 में हम जीते। अभी आपने बताया कि बहुत सारे पार्षद हरियाणा के भाजपा में ज्वाइन कर गए। हाँ। और 3-4 दिन पहले 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर गए। तो ये एक अच्छा माहौल है।
अभी मैं खाली आपको ये कह रहा हूँ कि आपका जो एआई सर्वे है इसमें एक जगह गलती है। ओके। हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम लोग वेस्ट बंगाल में सरकार बना रहे हैं, लगभग 170 से 190 सीटों के बीच में रहेगा। हमारा पिछली बार हम लगभग 77 सीटें आई थी और 75 सीटों में हम 10% के मार्जिन से कम में हारे हैं। और हमने उस क्षेत्रों में टारगेट करके, उन बूथों तक टारगेट करके मैन टू मैन मैपिंग करी है। हमको लगता है कि और जिस तरीके से 90% से ज्यादा वोटिंग आज भी हुई है और पिछली बार में 93% वोटिंग हुई है, हमको लगता है कि हमारी सीटें 170 से लेके 190 200 तक चली जाएंगी। इसी तरीके से आसाम के अंदर हम सरकार बना रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, और पिछली बार से भी ज्यादा अच्छे नंबरों से हम वहां पास होंगे। पांडुचेरी में भी हम 15 से 17 18 आप दिखा रहे हैं, हमको लगता है 20 संख्या तक हम पहुंचेंगे 30 में से, और वहां भी सरकार बनाएंगे। यहाँ पर जो तमिलनाडु की जो दिक्कत है उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है या मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ये सब तो कैलकुलेशन का ही खेल है। हमको वहां पे एआईडीएमके की सरकार बनती हुई दिख रही है। गलती ये चूंकि एग्जिट पोल है, मैं मान सकता हूं कि हम भी गलत वर्किंग कर सकते हैं और आप भी गलत वर्किंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर उस सबसे ऊंची वाली बात ये है कि केरला में हर विधानसभा में हमारा उदय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, एक बेस वोट खड़ा हुआ है, और हमको लगता है 5 से 10 सीटें हम केरला में लेके आएंगे, जो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये बात सही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल से आए, हमारे पार्टी के संस्थापक हैं, हम विवेकानंद जी के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, वो भी वहीं से हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी भी वहां से हैं। और ऐसी सब चीजों को लेके, जिस विचारधारा को, जिस राष्ट्रवाद को लेके हम चलते हैं, उसका काफी, जिसको हमारा जो विद्यार्थी परिषद है उसपे विवेकानंद जी का काफी प्रभाव है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आंदोलन और उनकी जो हत्या हुई वो भी इसी के कारण हुई कि उन्होंने कश्मीर की धारा 370 को खत्म करने के लिए बड़ा आंदोलन किया था। तो मेरे को लगता है कि ये एक बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। लगभग कई वर्षों से, मैं बता रहा हूं फिर से, 2 वर्षों से बहुत सारे लोग एक छोटे छोटे एरिया में वेस्ट बंगाल में काम कर रहे थे, उसका अब रिजल्ट दिखने लगा है। और जो पीछे कमियां रह गई थी पिछले चुनाव में भी 3-4 सीटों से हम 70 सीटों तक पहुंचे थे, 72 प्लस था, और अब 72 प्लस 4 सीटें और थी हमारे उसमें साथ जोड़ के, तो हमको लगभग 76 से 70 सीटें थी, ऐसा मेरे को ख्याल आ रहा है। तो अब मेरे को लगता है कि हम 170 प्लस सीटों से लेके 200 सीटों के बीच में कहीं ना कहीं मिलकर सरकार बनाएंगे, और आसाम का भी बड़ा प्रभाव वेस्ट बंगाल के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। और ऐसे समय पर अच्छे संकेत दिख रहे हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि दिल्ली के मेयर परवेश वाहिद से लेके गुजरात के मेयरों तक, हरियाणा में सिटिंग और 7 नहीं, उस पे मैं हरियाणा वाले में आपको थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं। पिछले बार जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना था। एक मेयर सिर्फ निर्दलीय चुनी गई थी मानेसर की, और वो भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत साहब की अपनी करीबी थी। हालांकि उनको टिकट बीजेपी ने से नहीं मिल पाया था, जो भी राजनीतिक परिस्थितियां रही होंगी, वो निर्दलीय लड़ी थी, वो जीत गई, और आज राव इंद्रजीत के साथ के उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। 11 पार्षद उनके साथ ज्वाइन किया है। हाँ, तो सभी संकेत अच्छे दिख रहे हैं ना। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदेश भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एग्जिट पोल अंतिम पोल नहीं होता है। हो सकता है कुछ कमियां हो, गलती हो, लेकिन जो ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी के नजरिए से आदेश जी दिख रही हैं या बता रही हैं, वो कांग्रेस के लिए तो गुड न्यूज नहीं है। धर्मराज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पोल करने वालों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं खड़े करता। उनका अपना मेहनत है, उन्होंने अपनी काबिलियत के अपने उससे जो है एग्जिट पोल किए हैं।
और जो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं इन चुनावों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखती है, लेकिन हमारा ऐसा मानना नहीं है। सच्चाई ये है कि जब ग्राउंड की रियलिटी देखते हैं तो परिस्थिति, और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर अमित शाह जी, मोदी जी वहीं जाके बैठ गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एक अंदर से एक घबराहट थी, एक डर था, और उसको कहीं ना कहीं जो है उसके कारण इतना समय उनको वहां पे देना पड़ा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि थोड़ा सा समय अगर मणिपुर में भी दे देते तो शायद हम वहां की बेटियों को, वहां के लोगों को इंसाफ दिला पाते। इस तरह की प्रतिक्रिया भी चुनाव में हुई। तो मैं तो आशा करता हूँ मंत्री जी को और गृह मंत्री साहब को मणिपुर और लेह लद्दाख का भी ध्यान करना चाहिए। चुनाव तो भी अच्छी चीज है, उसको करना चाहिए, लेकिन जो है इसके साथ साथ पूरे देश के प्रति उनकी जिम्मेवारी है। इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन का, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है जो सक्सेस होना चाहिए वो बिल्कुल दूर दूर तक भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। तो ये चुनाव का इनका अपना लड़ने का तरीका है कि इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। वो आपने सबने देखा, मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा उसकी नहीं होती, कम से कम आप जैसे कुछ पत्रकार जरूर कभी कभी कर लेते हैं, अन्यथा कहीं कोई चर्चा होती नहीं है। इस तरह से SIR के ऊपर सवाल उठे हैं, किस तरह से अगर आप वोटर लिस्ट ही इस तरह से डिजाइन कर लेंगे कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष के वोट हैं उनको ही साफ कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअली जो है इम्पोर्टेंट है, बचना चाहिए। कोई पार्टी आए, कोई पार्टी जीते हारे, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जब हमें मौका मिलता है तो हमने देश को क्या दिया जाए, जिस प्रदेश के लिए चुने गए उस प्रदेश को क्या दिया, तो वो जो अंतर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम चुनाव हार जीत जो हो वो देखा जाए, लेकिन मुझे मेरी आत्मा नहीं कसोटती जब मैं जिस वादे को करके आता हूँ और उसको फुलफिल करता हूँ तो कहीं ना कहीं रात को चैन से नींद आती है और ये लगता है कि मैंने जो जिम्मेवारी मेरी पार्टी ने दी या जो मेरा दायित्व ईमानदारी से निभाया। तो कहीं ना कहीं पूरी जगहों पे, हर जगह ये दायित्व तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं छल कपट सा नजर आता है। चाहे वो दिल्ली के अंदर हमारी महिला बहनों के साथ जो 8 मार्च को सबके खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे, सबको होली दिवाली पे गैस का सिलेंडर मिलेगा, और लोग ये आंकलन करते रहते हैं कि जब अगले राज्य में आता है तो सिलेंडर, वो छूट, वो बेनिफिट्स अगले राज्य में चले जाते हैं और पिछले राज्य वालों को कुछ नहीं मिलता जो है। तो ये देश के लोगों ने समझ लिया, इसलिए इन तमाम चीजों के आंकलन, तो ये एग्जिट पोल हमारे बहुत सारे साथियों ने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब आप सर ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे जो भी हैं, मैं सर इसलिए आपका बड़ा सम्मान करता हूं कि अभी कुछ लोगों, कुछ आपके ही पार्टी के आपके साथी हैं, कुछ सीनियर हैं, कोई जूनियर हैं, वो एग्जिट पोल को लेकर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आपने भी अपनी बात कही और आपने बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उनको खारिज किया। कुछ लोग तो इतने कड़वे तीखे बोल रहे, अरे भाई उनके भी लोग हैं 50-100 लोग 4-6 महीने, मेरे भी बड़े कुछ जूनियर्स हैं जो अच्छे ओहदे पर हैं, रेपुटेड इस तरह के एजेंसियों में काम करते हैं, वो लोग भी बताते हैं कि क्या है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं। अब मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी पता है कि अंतिम निर्णय नहीं है। कई बार कुछ ऐसे भी पोल्स रहे जिन्होंने जो कहा और सब लोग उसके खिलाफ थे कि अरे भाई तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ 1-2 लोगों ने बोला और ऐसा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा होने वाला है, रिजल्ट बिल्कुल विपरीत हो गया। होता है, अब उस पर कोई ये नहीं कर सकते, बट उसको बहुत पॉजिटिव नोट पे लेना चाहिए। आदेश भारद्वाज जी, आप ये कह रहे हैं कि नतीजे जो होंगे वो उस तरीके के नहीं होंगे जैसा कि एग्जिट पोल बता रहा है, जो मैं समझ पाया सर। हाँ, बिल्कुल मेरा यही मानना है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ ठीक है। अब मैं मनीष झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष झा जी, 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम हैं, देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि केरलम और तमिलनाडु, ये 2 राज्य थे जहां पर केंद्र की जो सत्ताधारी पार्टी है, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा कुछ बीजेपी करने कभी दावा नहीं किया कि हम तमिलनाडु में सरकार बना लेंगे या यहाँ पे
केरल में हम सरकार बना लेंगे। इनकी अभी कोशिश है अपनी फुटप्रिंट छोड़ना और अपनी एक पकड़ को स्थापित करना वहाँ के विधानसभाओं में। बाकी 3 राज्य हैं, वहाँ से बीजेपी के लिए बड़े पॉजिटिव नोट आ रहे हैं। तो उस पर मनीष जी आपकी टिप्पणी, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है। धर्मराज जी मैं बोलूं? हाँ प्लीज सर, प्लीज। हाँ, नमस्कार धर्मराज जी। ये जो चुनाव हो रहा है, ये इसके मायने कई होने वाले हैं और ये देखना है कि जो 2 रीजनल फोर्सेस है, एक डीएमके और एक टीएमसी की ममता दीदी, कि कैसे ये दोनों रीजनल फोर्सेस भाजपा के तमाम साजिशों, चुनाव आयोग के तमाम मदद के बावजूद किस तरीके से लड़ रही हैं। अच्छा, देखने में ये मजा आएगा कि कितने बुरे तरीके से ममता दीदी बीजेपी को हराती है, या चुनाव पूरे तरीके से 2 स्टेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। बाकी केरलम और आप जो बोल रहे हैं जैसे तमिलनाडु, तो मैं तमिलनाडु ये बोल रहा हूं कि डीएमके और तृणमूल यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर बनी रहेगी। नजर इसलिए रहेगी क्योंकि 2.5 लाख फोर्सेस झोंकने के बावजूद भी ममता दीदी भाजपा को हराती है। ये देखने में अपने आप में दिलचस्प होगा, लोगों का इंटरेस्ट होगा। 2.5 लाख 2500 कंपनियां यानी लगभग 2.5 लाख केंद्रीय फोर्सेस उन्होंने बॉर्डर पे जाने के बजाय, बॉर्डर की रक्षा करने के बजाय इन्होंने चुनाव आयोग में, बस लोग तो इतना कह रहे थे कि रफाल और नेवी को उन्होंने नहीं उतारा। और मेरा मानना है कि चुनाव आयोग तो इतनी ताकत, जितना ताकत उन्होंने लगाया है, जितना ताकत उन्होंने झोंक दिया है, तो ज्ञानेश कुमार जी अगर ये नहीं करते ये सब, तो 50 से ज्यादा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं थी। ठीक है, तो मेरा मानना है कि काफी दिलचस्प होगा और लोगों का जो इंटरेस्ट है इन 2 राज्यों में खासकर, बाकी कहां चुनाव हो रहा है लोग से अगर आप पूछेंगे जनरल टर्म्स में तो बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी इंटरेस्ट हो गया है। जिस प्रकार से ममता दीदी के नेतृत्व में और बीजेपी, एक मिनट, आप बीजेपी के हेमंता को इग्नोर कर रहे हैं। भाई तो छाया रहते हैं हमेशा, ऐसा क्यों कर रहे हैं उनका? नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि देखिए बाकी जगह पे क्या है नहीं है, लेकिन खासकर डीएमके जो तमिलनाडु है और वेस्ट पश्चिम बंगाल का, ये बात आपने सही नहीं मनीष भाई, आपने ये बात सही कही कि कांग्रेस अभी उस तरीके से राज्यों में स्ट्रांग होल्ड नहीं रखती है जैसा कि कुछ बड़े राज्यों में, और जो बड़े क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका अपने राज्य में धमक है, उनमें टीएमसी और डीएमके, तो ये दोनों अगर मजबूत होंगे तो जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई है वो और मजबूत होगी। अगर ये धाराशायी होंगे तो बीजेपी के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो कमजोर होगी, क्योंकि एक राज्य बिहार में आरजेडी स्ट्रांग कैंडिडेट था, वो तो धाराशायी होगी। अब जो हिसाब होगा 2030 में होगा। 2027 में एक बड़ा राज्य है जहां पर एक बड़ी पार्टी है जो धमक बना सकती है, समाजवादी पार्टी। वो परिणाम क्या होगा? फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए एक पार्टी मान ले राष्ट्रीय पार्टी है, और दिल्ली होने के बाद पंजाब है। तो ये मैं समझ रहा हूं आप किस प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जी, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि देखिए चुनाव आयोग के तमाम, जो चुनाव आयोग ने सारी तमाम जितनी ताकतें हैं वहां पे झोंक दी, और आप पिछले 2-4 दिनों से देख रहे थे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से जो उनके तमाम चहेते पदाधिकारी थे, फोर्सेस थे, आईपीएस ऑफिसर्स थे, उनको लगा दिया गया था डराने धमकाने में वहां पे, और वो खुलेआम इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं ये पता है क्या होता है, हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हर राज्य जिस आईपीएस अधिकारी को लेकर आप बात कर रहे हैं ना, वो जब गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट नहीं बना था तो यहाँ के एसपी एसएसपी होते थे। हर जिले में एक ऑब्जर्वर होता है, और इनसे सीनियर और इनसे खूंखार आईपीएस अधिकारी अलग अलग जिलों में ऑब्जर्वर लगे हैं। एक तो मेरा बहुत करीबी है आईपीएस, जो वो भी डीआईजी रैंक का है, राज्यपाल शर्मा से सीनियर है। ये 11 का बैच का, वो 10 का। मैं सुनिए, ये तो उत्तर प्रदेश के कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने उनके वीडियोस को प्रमोट कर दिया, और जब वो वहां से आया तो कुछ नेशनल मीडिया ने उसको दे दिया तो आ गया। बाकी और खूंखार लोग हैं भाई जिनके वीडियोस नहीं आए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है ये कि देखिए तमाम चुनाव आयोग ने अपनी तमाम तरीके से
मदद जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां पे की। और अगर ये नहीं करते, अगर जिस प्रकार से वो फेयर एंड फेयरनेस इलेक्शन का दावा करते हैं, चुनाव आयोग ने अगर निष्पक्ष तरीके से अगर पक्षपात नहीं करते तो 50 से ज्यादा सीटें बंगाल में आना मुश्किल है। अब देखिए, अब तो ठीक है, अब तो जो भी है चुनाव। चलिए ठीक है, मृगेंद्र जी का मैं रुक करता हूं। मृगेंद्र जी बताइए, मैं आता हूं। मृगेंद्र जी, एग्जिट पोल पर टिप्पणी, आपके लिए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहां के नतीजों पर आपकी सबसे ज्यादा नजर है? कि एग्जिट पोल जो मेथोडोलॉजी यूज करता है, पहले तो वो सैंपल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर एक सैंपल बूथ लेते हैं, फिर उसके बाद वो एक फॉर्म देते हैं, कई बार जो है वर्बल क्वेश्चन करते हैं वहां पे वोटर से कि आपने किसका वोट डाला है। तो ये जो मेथोडोलॉजी बड़ी वेग होती है, इसमें आप जो है 100% श्योर, क्योंकि देखिए ना तो आपने पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर किया है, ना आपने सारे बूथ कवर किए, और वोटर जो है वो डालता है। अगर तो फियर फैक्टर नहीं है तो वो सच बोलेगा, अगर उसको फिर है कि भाई अगर उसने सच बोल दिया और कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टी जीत गई तो उसको नुकसान हो सकता है, तो वहां पर एग्जिट पोल की वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इनकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी आपने देखा है, हरियाणा में देख ली 2024 में ये कांग्रेस को जिता रहे थे, जबकि हुआ उल्टा। तो एग्जिट पोल कोई एक रिलायबल मेथोडोलॉजी नहीं है, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, पर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जहां पर जो है वोटर का जो है जागरूकता का जो लेवल अच्छा है, दूसरा लिटरेसी लेवल अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, जहां पर वो फ्री विल अपनी दे सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है सटीक काम कर जाता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के मामले में एग्जिट पोल को ट्रस्ट करना मेरे लिए तो आसान नहीं है। ठीक है, रही बात तमिलनाडु की, तमिलनाडु में एग्जिट पोल का रिजल्ट सही आ सकता है, क्योंकि वहां पर अगर हम और भी फैक्टर देखते हैं, चाहे वो वोट शेयर रहा हो 2024 के इलेक्शन के अंदर, वहां पर आप देख लीजिए कि एआईएडीएमके को कोई सीट मिली नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए और भी बहुत से फैक्टर हैं, तो वहां डीएमके सरकार तो बनाएगी, पर उसका सीट शेयर कराने वाला ये नहीं पता, ये हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। रही बात असम की, असम में डेफिनेटली जो है बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि वहां के जो मुद्दे हैं वो कुछ और हैं, और वहां पर बीजेपी ने 2016 से बहुत काम किया हुआ है, तो वहां पर जो है वहां के सीएम ने अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ है, तो वो जो है रिजल्ट ठीक जा रहा है। कहीं ना कहीं 80 से 10 सीट ऊपर या ज्यादा भी जा सकती है, मतलब 70 से 90 के बीच में जो है वहां पर बीजेपी जो है करेगी। हाँ, अब रही बात बंगाल की, बंगाल में बीजेपी या तो बनर्जी को टक्कर देगी पूरा, या फिर आप ये लगा सकते हैं कि भी 190 से तक जा सकती है आराम से, तो इस बार सरकार बीजेपी बना सकती है। मगर ये अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो उसके बेस पे ये कंक्लूड करना एक मैं सोचता हूं कि एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी में इसको नहीं मान जी। ठीक है, नहीं इसमें मोटे तौर पर जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात आई कि स्टेट के रिजल्ट तो महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे नजरिए से महत्वपूर्ण यह है क्योंकि इसमें दो ऐसी पार्टियों की किस्मत का फैसला होना है जो भारतीय जनता, देखिए देश एक सत्ता से नहीं चलता, एक पार्टी से नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं तो बीजेपी के बाद नंबर 2 के तौर पर विकल्प में होती है, लेकिन जब हम राज्यों की तरफ जाते हैं, जो बड़े राज्य हैं और विशेष तौर पर यहाँ जब चुनाव हो रहे हैं, तो कई क्षेत्रीय पार्टियों से काफी नीचे कांग्रेस पार्टी है, और उनमें दो बड़ी पार्टियां हैं, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। अगर बंगाल में मान लेते हैं टीएमसी जीत जाती है, डीएमके तमिलनाडु में जीत जाती है, तो विपक्ष तो मजबूत होगा ना, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ है। अगर ये दोनों धाराशायी हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी और भाजपा और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस बार बीजेपी का बंगाल में जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। मतलब बीजेपी, आप ये लगा लीजिए कि मेरे हिसाब से तो 99% बीजेपी आ रही है, पर हम ये कहें कि वो 200 प्लस ले आएगी या 190 के ऊपर ले जाएगी, ये हम नहीं कह सकते। मतलब टक्कर पूरी देगी और जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। रही बात डीएमपी का होल्ड बहुत, देखिए ऐसा है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, आपने अपना ओपिनियन दिया, हाँ ठीक है ना। तो रही बात केरला की, केरला में तो आपने देखा अल्टरनेटिवली जो है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा होल्ड है और दूसरा कांग्रेस का होल्ड रहता है। तो वहां पर आप अगर देखें हिस्ट्री वहां की, बहुत साल पुरानी वगैरह देखते हैं, तो अल्टरनेटिवली जो है सीपीआई ने और कांग्रेस ने वहां पे गवर्नमेंट बनाई है। अब 2 टर्म से सीपीआई बैठी है, तो इस बार इस बात को देख करके जो एग्जिट पोल ये अंदाजा लगा रहे कि भी इस बार कांग्रेस वहां पे आ सकती है, पर डिपेंड करता है कि पिरानी विजन ने जो अच्छा होल्ड बनाया होगा, शायद कांग्रेस को वहां पे अच्छी टक्कर मिलेगी। परंतु तमिलनाडु में डीएमके गवर्नमेंट बनाएगी, चांसेस बहुत ज्यादा है, इसमें
इसमें मैं एग्जिट पोल के साथ जाना चाहूंगा। और असम तो क्लियर है ही है। रही बात बंगाल की, बंगाल में ममता बनर्जी के मेरे हिसाब से हारने के चांस ज्यादा है, वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है। अब देखिए थोड़ा बहुत जैसे हम लोग ज्यादातर बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो शुभेंदु भाई 2-3 बातें जो आई, मैं इसको ना थोड़ा और, जैसे एक SIR को लेकर और एक सिक्योरिटी को लेकर बात आई है। अगर आप बहुत सतही बात ना करें, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उन बातों को इग्नोर करके अगर ग्राउंड बात करें, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं बंगाल का बड़ा इन्फ्लुएंस है, सटा हुआ है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उस राज्य को जानता हूं। और साल में 365 दिन में तो 10-15 दिन में जाता ही जाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल पहले या 20 साल पे गया, मैं 365 दिन में 10-15 दिन जाता हूं। SIR में जो नाम कटा है ना, उसमें 2-3 पहलू बताता हूं। मैं अपने पारिवारिक ही बताता हूं। मेरे जो ससुर हैं उत्तर प्रदेश के बलिया से हैं, 40 साल से वो कोलकाता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मेरी वाइफ बॉर्न एंड ब्रॉट कोलकाता की हैं। उन्होंने, अब वो धनबाद झारखंड की वोटर हो गई 2022 में, तो उनका नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में था। इस बार वो कट गया, दोनों जगह पे था। हमने तो यहाँ जुड़वा दिया था, बट वहाँ कटा नहीं था। मेरे जो सास ससुर थे और वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं, पूरी बिल्डिंग में यूपी बिहार के लोग रहते हैं। उन लोगों का जो वोट था अपने नेटिव प्लेस में भी था। तो इस बार जो SIR हुआ है उसमें उन लोगों का नाम उन्होंने तय किया कि हम अपने जो नेटिव प्लेस है उत्तर प्रदेश में वहीं रखेंगे, हम बंगाल के वोटर नहीं रहेंगे। तो वो लोग भी माइनस हुए। तो इस तरीके, अब बंगाल में सबको पता है, पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में प्रवासी हैं। दूसरी बात सिक्योरिटी की आती है। सिक्योरिटी इतनी है, 2400 कंपनियां लगी हैं, उसके बाद भी बम बारूद पैदा हो रहा, प्रत्याशी पीटे जा रहे। अगर इतनी कंपनियां नहीं होती तब तो जितना खून खच्चर जो हम लोग कहते हैं, बंगाल तो रक्त रंजित हो रहता है चुनाव से। तो सिक्योरिटी इतना होने के बाद इतना बवाल हो रहा, तो नहीं होता तो और ज्यादा बवाल होता। सर आप म्यूट है क्या? शुभेंदु जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है शायद। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो SIR हुआ है उसके कारण ये वोट परसेंटेज 90% से ऊपर गया है। पहला बात तो ये समझिए। दूसरा, जो गरीब तबका है उसको ये भी लगा है कि यदि हम वोट नहीं देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी मुश्किल में मेरा नाम है, कहीं कट गया तो मेरा आधार कार्ड भी कट जाए या मेरी नागरिकता ही चली जाए। ऐसा भी कुछ मैसेज कहीं गरीब क्षेत्रों में, जो क्षेत्र में भेजा भी गया। एक बड़ी अच्छी चीज है। आप देखो, यदि भारत की राजनीति में देखोगे तो इस समय पर यदि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा कोई बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो गया है, वो है लेफ्ट पार्टी। वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा उनका फिगर होता था, कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है कि उनको कितनी सीटें आएंगी। और जो एक केरला में बचे हुए हैं LDF के रूप में, वहां भी उनका कंपटीशन UDF से है और लगभग सीटें आसपास की बताई जा रही है। कई सर्वे का मैंने बराबर है देख रहा था। आप देखिए, आप भी दिखा रहे हो 58 से 70 और 63 से 74, तो दोनों की संख्याएं बराबर हैं। तो इसका मतलब आप एक बड़ा विषय जाता है कि भारत में अब कम्युनिज्म खत्म की कगार पे आ गया, जो कि बहुत बड़ा फिगर हुआ करता था। दूसरा, आप और एक चीज देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर जो मैंने महसूस किया है कि SIR आने से जो वोट कटे हैं वो हिंदुओं के ज्यादा कटे हैं मुसलमानों की, यदि फिगर वाइज देखें तो। ये बात भी मैं एक स्टडी के बाद बोल रहा हूं। पर हो क्या रहा है कि जैसे किसी के पिताजी का देहावसान हो गया वर्षों से, अब उसने भी नहीं कटाया और नंबर भी चले जा रहे, तो SIR आने के कारण वो प्यूरिफिकेशन हुआ है। पर जो वोट मिल रहा है भाजपा को, वो महिलाओं का मिल रहा है और न्यू जनरेशन का मिल रहा है। आज भी जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो पुराने लोग हैं, वो लोग लेफ्ट से निकल के अब TMC में आए हैं, पर बीजेपी को देने में अभी भी उनको हिचकिचाहट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा इनर्सिया है। वो एक आदमी को वोट देते हैं तो लगातार कई चुनाव में देते रहते हैं, अनलाइक तमिलनाडु की हर बार वो चेंज कर देते थे, पैटर्न बदल जाता है। अब देखिए ज्योति बसु के कितने साल रहे, फिर ममता जी भी चल रही हैं। तो अब जो चेंज हुआ है, मेरे को लगता है ये वोटिंग परसेंटेज एक परिवर्तन के लिए है। इतनी
अभी हमारे आम आदमी पार्टी, जिनको जो ना 3 में ना 13 में इन सब चुनावों में उन्होंने ऐसा आकलन किया कि इतने लोग, हमने इतना क्यों लगा दी फोर्सेस। उन्होंने चर्चा भी करी है, हमारे भारद्वाज जी हमारे बड़े सम्मानीय हैं, उन्होंने कहा कि मणिपुर का विषय, मणिपुर पे भी चर्चा कर लेंगे। पर जिस तरीके से ये पहली बार चुनाव हुआ है धर्मराज जी, लगभग 25 सालों में, जब वेस्ट बंगाल में खून खराबा नहीं हुआ। इतनी फोर्सेस लगाने का कारण ये था। और हर बार तो चुनाव 7-8 चरणों में हुआ, पिछली बार आपको देखा होगा, आपकी बार खाली 2 चरणों में हुआ है। हाँ, वो भी एक गणित है कि पहले एक वोटिंग करा के फोर्सेस मूव कर जाती थी तो 600-700 कंपनी लगता था, और इस बार 2 चरण में है। तो और वो भी है कि वोटिंग के बाद भी कंपनियां रहेंगी, इस वजह से भी फोर्सेस। और क्योंकि पिछली बार लगभग हजारों लोगों का रेप हो गया, शिकायतें आई आपके सामने, बंगाल जल गया और कोई स्टेटमेंट नहीं, ना प्रियंका गांधी का, ना ममता बनर्जी का। और एक और चीज जो कहने जाता हूं कि जो इंडी गठबंधन है वो इस चुनाव से बहुत कमजोर हुआ। ममता बनर्जी उस इंडी गठबंधन की एक प्रमुख नेता थी। उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ और कांग्रेस के लोगों ने वेस्ट बंगाल में बोला, तो मेरे को लगता नहीं है कि ममता बनर्जी अब इंडी सर, आपने जो बात की, आपने अच्छा मुद्दा उठा दिया। मैं आदेश जी से उसके बारे में बात करूंगा। इसी में साथ में एक और चीज, जल्दी, आम आदमी पार्टी भी इंडी गठबंधन को छोड़ के अलग हो गई, पर वो कांग्रेस का तो विरोध कर रही है पर ममता जी का पक्ष ले रही है। मैं उसी पे आता हूँ। बड़ा आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, मैं आता हूँ उस पे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल का हम ज्यादातर बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से अपने दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम जी मीडिया का जो एआई एग्जिट पोल है पश्चिम बंगाल को लेकर वो बता देते हैं। जो हमारा सर्वे है वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सर्वे सरकार बनाता हुआ दिखा रहा है। बीजेपी को 144 से 160 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जो वर्तमान में पार्टी है सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, उनको 129 से 145 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये हमारा एग्जिट पोल है। जो बहुमत का आंकड़ा है पश्चिम बंगाल का, 294 सीटों में से जो पार्टी सरकार बनाना चाहती है उनको 148 सीटें लानी होगी, यानी बहुमत का जो आंकड़ा है वो 148 का है। तो हमारा जो एग्जिट पोल है वो भारतीय जनता पार्टी को 144 से 160 सीट, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है, जो न्यूनतम फिगर है वो उससे 3 सीटें कम दिखा रहा है और मैक्सिमम सीटें 15-16 का दिखा रहा है। और टीएमसी का जो न्यूनतम और मैक्सिमम है वो बहुमत के आंकड़े से 2-3 सीटें, जो मैक्सिमम है वो 2-3 सीटें कम दिखा रहा है। अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। आदेश जी, मैं आपके पास आता हूं सर। जिसका जिक्र किया आपने, कहा ठीक है एग्जिट पोल को आप नहीं मानते, फेयर एनफ, 4 तारीख को हम लोग फिर शाम को बैठ जाएंगे और बात कर लेंगे जब ओरिजिनल रिजल्ट आ गया, उसको तो खारिज नहीं किया जा सकता। मूल विषय यह है कि जो गठबंधन था वो भी तार तार होता दिखा। राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी को लेकर वोटिंग से पहले एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा वो पब्लिक फोरम में है, बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है। हेमंत सोरेन उनकी पत्नी ममता बनर्जी के उम्मीदवारों के पक्ष में पश्चिम बंगाल में वोट मांगने के लिए जाते हैं। असम में कांग्रेस के खिलाफ जाकर वो चुनाव लड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल जाते हैं कोलकाता डीएमके के लिए, फिर उधर तमिलनाडु वोट मांगने के लिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सभी पार्टियां ममता दीदी की तरफ ज्यादा झुकी हुई नजर आती हैं। तो लॉन्ग रन में आपको नहीं लगता कि जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो कांग्रेस से दूर हो गई हैं, दूर हो रही हैं? नहीं धर्मराज जी, ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि 2024 के चुनाव के अंदर 38 पार्टियों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया और यह गठबंधन जो था वो हमारे पास लगभग 24 पार्टियां उसमें थी और 24 पार्टियों में जो हमारे चेहरे थे वो कहीं ना कहीं लगता था कि एक भारी भरकम गठबंधन अगर कोई है तो इंडिया गठबंधन है। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश जी बहुत ताकतवर वहां पे थे। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पे ममता जी ताकतवर हैं। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो हमारे गठबंधन में
ऐसे बड़े चेहरे थे जो भले ही एक राज्य या दो राज्य तक सीमित हो, लेकिन उनका अपने राज्य के अंदर, अपने प्रदेश में एक वजूद था। और जब हम उस प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने लोगों के लिए काम करेंगे और हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आ जाता है तो परिस्थिति कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पार्टियों को निपटाना, जिस तरह से वोटों के साथ घालमेल करना, जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग करना, जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाए तो उतरने की परमिशन नहीं, और नहीं तो हेलीकॉप्टर ही नहीं मिलेगा, तो ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और इसका मुकाबला जो है हम सब एक इस तरह के ताकतवर लोग मिलकर करते हैं। लेकिन जब राज्य का चुनाव होता है तो ममता जी अपनी बात वहां पे रखेंगी, क्योंकि उस राज्य से उनका जनाधार है। अगर यूपी का होगा तो अखिलेश जी ज्यादा मजबूती से रखेंगे और हम भी अपनी बात मजबूती से रखेंगे। तो ये एक अलग कारण है। इसलिए इससे ये सोचे कि इंडिया गठबंधन हो गया तो इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं है। इंडिया गठबंधन जब भी आप आपने देखा कि जब लोकसभा में महिला बिल पास कराया तो सारा इंडिया गठबंधन एक जगह खड़ा था। जब सरकार कई बारी सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुलाती तो सरकार पे दबाव बनाने के लिए एक जगह होते हैं। जब कहीं ना कहीं पहलगांव जैसा घटना घटती है तो हम सरकार पे दबाव बनाते हैं। अब भी जिस तरह से इस बिल को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में लेके आई, एक तरफ ऑलरेडी बिल पास है, लोकसभा से पास है, राज्यसभा से पास है, राष्ट्रपति महोदय ने सिग्नेचर कर रखा है, और सरकार नोटिफिकेशन नहीं करती और फिर कहती है कि बिल फेल हो गया। तो मतलब इस तरह का जब ये झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं तो झूठ से लड़ने के लिए कुछ ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये सारे गठबंधन वहां पे एक जगह नजर आते हैं। तो हमारा आंकलन किसी राज्य के चुनाव से करके भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना रहे, और मीडिया को भी इस चीज का आभास होना चाहिए। दूसरा, मैं बड़े अदब के साथ आपको चाहता हूँ कि 2004 के अंदर नहीं सर एक मिनट, वो बात सही है कि जो जहां मजबूत है वहां पर लड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन बात वही है ना कि दुश्मनी इतनी करो कि जब दोस्त हों तो आई कांटेक्ट हो जाए। जो वीडियो जारी किया था राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के लिए वोटिंग के दिन, क्या बोला था उन्होंने? अब जब उस तरीके की बातें कह ले तो उसके आपने सोमवार को ऐसी बातें कही और बोलेंगे बुधवार को हम एक टेबल पे बैठ के बहुत अच्छा बातचीत कर लेंगे, संभव है कि बातचीत हो पाएगी? धर्मराज जी, देश की खूबसूरती तो यही रही है। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की आलोचना अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की और बड़े मुख्य से आलोचना की पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन शाम को जगह पे मिले तो जवाहरलाल नेहरू जी कहा कि आज तो बहुत ही गजब का भाषण आपने दिया अटल जी। तो ये इस लोकसभा खूबसूरती है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं 2014 के बाद इस खूबसूरती को कोई नजर लग गई है, और नजर लग गई है इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो आचरण है वो कहीं ना कहीं इस तरह का है कि कांग्रेस मुक्त भारत, इसी पहली बार देश में अगर प्रधानमंत्री ने कोई सवाल वो देशद्रोही, ये देश ने पहली बार ही सुना है, ये देश में चलन में नहीं था। खूब बढ़ के आलोचना होती थी, एक दूसरे के बारे में कहा करते थे। कई गलतियां रही होंगी लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी। कम से कम परिवार के मुखिया, प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के सभी के प्रधानमंत्री हैं। तो कहीं ना ठीक है मनीष भाई, ठीक है मनीष भाई, अब वो सेम सवाल आपसे ही, जैसा उन्होंने कहा आदेश जी ने कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। आम आदमी पार्टी की लाइन हमें पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ही आम आदमी पार्टी ने हाथ झाड़ दिया था कि वी आर नॉट अलाइंड विथ एनी सच कॉलिशन, जिसको हम लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं। जिस तरीके से इस चुनाव में ये कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, टूटे तो फिर गांठ पड़ जाता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो जिस तरीके की बातें एक दूसरे के खिलाफ कही गई हैं इस विधानसभा चुनाव में, देखिए आप आमने सामने चुनाव लड़े, फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ते वक्त भी आप अगर लॉन्ग रन को देख रहे हैं तो शब्दों का चयन बड़े मर्यादित अंदाज में आप करते हैं कि भैया आज हम लड़ रहे हैं, हो सकता है कल को एक साथ फिर हमें बैठना पड़ जाए। क्या वो चीजें टूटी हैं और आपको लगता है कि वो लॉन्ग रन में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करेगा? देखिए,
लॉन्ग रन में या भविष्य में क्या होगा यह कह पाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और मैं उस पर मोहर लगाता हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और ये गठबंधन जो था, जिस पर अभी आप चर्चा कर रहे थे कि टीएमसी है, समाजवादी है या अन्य पार्टी है, तो ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा इलेक्शन 2019 तक, जो लोकसभा इलेक्शन थे तब के लिए था, 24 के लिए। उसके बाद ये गठबंधन जो है ऐसा कुछ इसका सोकॉज ऐसा कुछ फार्मूला रहा नहीं है। दूसरी बात, आप जो बंगाल में बता रहे हैं मर्यादा की बात, तो ये फार्मूला देखिए सबके साथ लागू होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ लड़े कांग्रेस के अपोज में, या आम आदमी पार्टी के साथ, या टीएमसी तो भाषा का मर्यादा और आत्मसम्मान जो है सबका बना रहना चाहिए। आप मुद्दे की बात करिए, आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की राजनीति करिए, मुद्दे का सवाल उठाइए। आप सवाल ये उठाइए कि 5 साल आपने सरकार बनाया है, 5 साल में आपने कितना डिलीवरी किया, 5 साल में जो आपकी मैनिफेस्टो थी उसमें आपने कितना काम किया जनता के लिए। जब ये बात गाली गलौज पे, धर्मांतरण पे, हिंदू मुसलमान पे, चीजों पे भटकना शुरू हो जाता है, उसको ऑफ द ट्रैक करना शुरू हो जाता है, तो ये भी अमर्यादित चीज है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं। और जहां तक हमारे नेता का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी का, तो हमारे नेता ने खुलकर और आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल खुलकर डीएमके को तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को समर्थन किया, उनके पक्ष में रैलियां भी की। और निसंदेह जहां जहां वो गए हैं, हमें पूर्ण तरीके से यकीन है कि जो सर्वे रिपोर्ट्स जो भी हो, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट कभी कभी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से नंबर ऊपर नीचे कर देते हैं। एक समय था जब सर्वे रिपोर्ट्स का ऑथेंटिसिटी बना रहता था, लेकिन आज जो तमाम एजेंसियां हैं अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट जो भी उनके बीच में, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आपको सर्वे का उदाहरण बताता हूं। 2015 में मैं सुरेंद्र भाई, 1 मिनट आता हूं। 2015 में जब आपकी सरकार आई थी, सभी लोगों ने अलग अलग फिगर बताया था, नाम अभी कहना उचित नहीं है। एक सर्वे एजेंसी ने आम आदमी पार्टी को 65+ सीटें दी थी। एक ही सर्वे था, फोन कीजिएगा, नाम बता दूंगा। बाकी सब ने फिगर दिया था, बट वो 40-40 के लपेटे में दे रहे थे। उसने दिया था, मुझे पता है, ठीक है। और वो आपका 15 का बता रहा हूँ, और रिजल्ट आया था 67। हाँ, मुझे पता है। एक ही एजेंसी। तो मैं देखिए, मैं आपको बता, तो ऐसा नहीं है कुछ गलत होते हैं। हाँ, बिल्कुल बड़ा नाम है उसका, ऐतिहासिक नाम है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं सर कि देखिए, मैं सवाल निशान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल एक सैंपल साइज होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव सैंपल साइज होता है। आप लोगों से बात करते हैं, ये भी एक टेक्निकल तरीके से सर्वे की जाती है, कभी सही भी होता है, कभी गलत भी होता है, लेकिन बहुत सारी जगह पर जो इनका ऑथेंटिसिटी कुछ दिनों में जो देखने आया। ठीक है सर, मृगेंद्र जी, समय थोड़ा कम है। मृगेंद्र जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण जो गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, सवाल निशान खड़ा, ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये गठबंधन इसलिए टूटता है क्योंकि इन सबका जो वोट जो बेस है वो कॉमन है, मुस्लिम अपीजमेंट और जो मार्जिनलाइज जो सेक्शन इनको बोलते हैं SC/ST के प्रमोशन के लिए। तो जब ये लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो इनको लगता है कि दूसरी पार्टी वाला हमारा वोट शेयर न चुरा ले, तो ये फिर भाग जाते हैं एक दूसरे छोड़ के। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? कॉमन वोट शेयर होने की वजह से इनकी गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। कोई नहीं, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोले ना। एक तो धर्मराज जी मुझे समय बहुत कम देते हैं, धर्मराज जी पहले समय कम देते हैं, तो मुझे बोलने दीजिए। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, जब भी इकट्ठे होते हैं, आप देखिए क्या हुआ इसमें। अपना यूपी में जो बीएसपी का वोट शेयर था वो समाजवादी पार्टी के पास चला गया, कुछ जो कांग्रेस का वोट शेयर था वो समाजवादी पार्टी के पास चला गया। तो कांग्रेस को जो है समाजवादी पार्टी से ज्यादा खतरा हो गया, बीजेपी से ज्यादा। तो वो कभी भी सोचते हैं कि अगर हम इनको अलायंस में लेके आएंगे तो ये एक दूसरे की जड़ काटने पे लग जाते हैं। इस वजह से जो है ये जो अलायंस नहीं बना पा रहे हैं। जब तक इनका वोट शेयर कॉमन रहेगा तब तक इनकी अलायंस जो है फेल रहेगी। इनको अपने वोट शेयर को अगर डाइवर्सिफाई करके ये अगर टारगेट करना चाहेंगे तो इनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, अपने एजेंडा चेंज करने पड़ेंगे, जो ये करना नहीं चाहते। तो इसीलिए इनका ये जो अलायंस बनाने का जो सिस्टम है ना, ये इनको खुद ही मार देगा। समय आने के साथ साथ पार्टियां जो है ये खत्म होती चली जाएंगी। जी धर्मराज जी, हाँ बोलिए मनीष जी, बोलिए। एक चीज मैं धर्मराज जी बहुत जरूरी चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि 20 साल 30 साल पहले हुआ करता था। लोग काम की राजनीति की बात करते हैं। मैं मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ 2015 की। जल्दी से बोल लीजिए, फिर आपके पास ये 30 सेकंड बोलेंगे। 2015 और 2020 में जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, 70 में से 67
68 सीट और 70 में से 62 सीट। तो इन्होंने कांग्रेस को भी डैमेज किया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भी वोट बैंक को डैमेज किया। तो आप जो सेक्शंस लगा रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है, लोग अब पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो चीजों को उनके हाथों में पूरी दुनिया है और वो देख पा रहे हैं, अपनी चीजों को आकलन कर रहे हैं। तो अगर वोट बैंक आप बोल रहे हैं कि सिर्फ वहां पे नहीं, ठीक है, आप दिल्ली, नहीं मनीष जी, आप दिल्ली के नजरिए से सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं मृगेंद्र जी को काटने की स्थिति में नहीं हूँ। मृगेंद्र जी 2024 समझदार हो रहे हैं। ठीक है, 2024 समाजवादी पार्टी, आप देखिए मृगेंद्र जी 30 सेकंड, मनीष भाई मृगेंद्र जी अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में देखिए समाजवादी पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीत जाती है तो आप भविष्य की राजनीति कैसे देखते हैं? 30-40 सेकंड में बताइए सर, जल्दी से। अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी फिर अगली बार जो है अगले साल वहां पे पंजाब को टारगेट करेगी और उसके बाद केरला को टारगेट किया जाएगा, और ये होने वाला है, आप देख लेना। अभी उन्होंने, ये उनकी अस्मिता का सवाल है, टीएमसी को हराना उनको एक मॉरल बूस्ट देगा, फिर वो पंजाब को टारगेट करेंगे नेक्स्ट, और ये होने वाला है। टीएमसी हार रही है, आप देख लेना, लेस देन 1% चांस। चलिए शुभेंदु भाई ये बताइए, देखिए हर राज्य हर साल चुनाव होते हैं, अगले साल भी बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं, इस साल के आखिर में भी कुछ चुनाव हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर क्या आपको लगता है बीजेपी अगर ये बंगाल जीत जाती है, बाकी रिजल्ट चुनाव के बाद बंगाल की बात करता हूं, जीतती है तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अगले साल ही है, भाई साहब मोरल बूस्ट करेगा आप लोगों का? बहुत करेगा। हमारी ये अस्मिता की लड़ाई थी और वेस्ट बंगाल को लेके हम बहुत सीरियस भी रहे हैं। मेरा मानना है कि हम वेस्ट बंगाल को जीतकर एक अपने मोराल को बहुत डेवलप करेंगे, जिस तरीके से दिल्ली जीतने के बाद एक बड़ा हम लोगों को उत्साह का वर्धन हुआ। पर मैं खाली एक ही लाइन कह के अपनी बात को खत्म करता हूं, कांग्रेस आजकल लोकल पार्टी के ऊपर परजीवी हो गई है, और जिस लोकल पार्टी के साथ कांग्रेस ने टाई अप किया, जैसे दिल्ली में आप, यूपी में अखिलेश